समझा देंगे, आप ध्यान दो। देखो, एक ना कोई भी प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को ना रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी, आप देख सकते हो वहां से। अगर किसी बच्चे ने क्लास नहीं लगाई हो, अगर कोई कनेक्टिविटी इश्यू रह गया, उसको मान लो उसका नेट नहीं चल रहा हो या नेट उसका खत्म हो गया हो, तो वो रिकॉर्डिंग के अंदर जाके देख सकता है प्रीवियस क्लास की वीडियोस। ठीक है, तो हमारे दो केस रह गए थे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर बाय यूजिंग रे डायग्राम, बाय यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, बाय यूजिंग रे डायग्राम हम लोग इमेज फॉर्मेशन समझ रहे हैं बाय स्फेरिकल मिरर। तो दो केस रहते थे कनकेव के अंदर, तो कनकेव कर देता हूं इधर मैं, कनकेव की बात चल रही थी। ठीक है, तो देखो भाई, अगर हम बोल रहे हैं कौन सा केस था, केस कितना नंबर, पहले तो इन्फिनिटी, फर्स्ट इन्फिनिटी वाला था, सेकंड सी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सी एंड एफ पहुंच गए थे। हाँ हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पर हो। ठीक है, हमें बताना क्या पड़ेगा इमेज के बारे में, कुछ इमेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन देनी है वो क्या क्या देनी है, उसकी पोजीशन कहां है भाई, उसका नेचर कैसा है, उसका साइज क्या है, और मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन, हिंदी में मैग्निफिकेशन को बोलते हैं स्टूडेंट्स आवर्धन क्षमता। हिंदी में मैग्निफिकेशन को बोलते हैं आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, आवर्धन क्षमता। अब सुनेंगे सभी ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट एफ पर होगा, देखो कनकेव मिरर, मैंने बताया था कंपास, आपके कंपास को किस तरीके से यूज करोगे, मैंने बताया एक पॉइंट लोगे, एक पॉइंट लोगे जिसको आप सी से डिनोट करोगे, एक पॉइंट लोगे जिसको आप सी से डिनोट करोगे। ठीक है, फिर अपने कंपास को, अपने प्रकार को खोल लोगे। ठीक है, मान लो 10 सेंटीमीटर खोल लिया, और एक आर्क लगाओगे इधर, एक आर्क लगाओगे, और फिर इस लाइन को यहां मिला दोगे, और बिल्कुल इसको यहाँ पे पी डिनोट करोगे, पोल, मिरर का पोल। और इनके ठीक बीच में, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ठीक बीच में आप फोकल पॉइंट लोगे, ठीक बीच में फोकल पॉइंट लोगे। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां है फोकल पॉइंट पे, आपका ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट है। इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, देखो कैसे बनेगी, थोड़ा ध्यान देना। देखो, हम एक रे वो यूज कर लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से पास हो जाएगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी, पास हो गई। ठीक है, बिल्कुल सीधी बना नहीं पाया, कोशिश करते हैं बनाने की थोड़ा और। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी, पास हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। एक रे आप बना दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे बना दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे बना दो, मिरर को थोड़ा सा और बड़ा बना दो, मिरर को थोड़ा सा और बड़ा बना के एक रे बना दो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम लोग बी की पोजीशन को फाइंड करें, ए की पोजीशन को फाइंड करेंगे, बी तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहीं ना कहीं मिलेगा, हम इस पे पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पे डिस्कशन हो चुका है हमारा। सिर्फ ए की पोजीशन फाइंड करनी है हमने, ए की पोजीशन फाइंड करनी है कि ए कहां है। तो एक रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली, जो कि ए से पास हो रही है, साथ में पॉइंट ए से भी पास हो रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से भी पास हो रही है, और ये जिस रास्ते से आ रही है वापस उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना, वापस उसी रास्ते पे हो जाएगी रिफ्लेक्ट।
तो अगर हम इसको रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाए तो हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें दो पैरेलल रे मिली, दोनों रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जैसे हैं, ठीक है ना। ये इसको यहां बढ़ाने पे काटने वाली, ना ये यहां बढ़ाने पर काटने वाली पीछे। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये दोनों रे एक दूसरे को काटेगी, बट ये है कुछ कुछ हमें बिल्कुल पैरेलल दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब अगर ये इंटरसेक्ट करेगी भी तो कहां करेगी भाई? कहीं करेगी तो इन्फिनिटी पे करेगी, बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट करेगी ये। अब तक आपने कनकेव के केस में जितने भी केस देखे, इमेज कैसी बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस केस को बस याद रखो, क्योंकि ये देखो कहीं पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलने वाला। आप चाहे पीछे बढ़ाते जाओ तो भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा। देखो कहां मिलेगा? बहुत दूर मिलेगा, पेज खत्म हो जाएगा आपका। वैसे मिलेगा ही नहीं, पैरेलल रेस दिख रही है हमको। अब यहां देखो, इसको भी अगर आप इस तरफ बढ़ाओगे इनको, तो देखो कहां काटेगी जाके, पता नहीं, बहुत दूर जाके काटेगी। तो हम लोग बोलते हैं भाई इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, ये काटेगी इन्फिनिटी पे। एक दूसरे को उसको बढ़ाते रहोगे आप, रिफ्लेक्टेड रे को, इन रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे को काटेगी। तो पोजीशन है इमेज की एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। नेचर वापस वही, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब कैसा है भाई? वास्तविक व उल्टा। साइज बहुत बड़ा भाई, वेरी बिगर या वेरी लार्जर, वेरी लार्जर भाई, वेरी बिगर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत बड़ी इमेज मिलने वाली है। मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, अगर बहुत बड़ी इमेज मिलने वाली है, इट मीन स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भाई एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ। कुछ भी नहीं है मैग्निफिकेशन में, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। मैग्निफिकेशन का मतलब साफ साफ इतना ही है कि भाई इमेज की हाइट कितने गुना है ऑब्जेक्ट से। ज्यादा कंफ्यूज क्यों होते हो इस चीज से? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है यार? मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, मेरी इमेज मुझसे डबल हाइट की है यार। इसका मतलब स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन 2 है, मैग्निफिकेशन 2 है। मेरी इमेज 2 गुना मिल रही है मुझको, 2 गुना हाइट की मिल रही है। नॉर्मल सी बात है यार, अगर हाइट 2 गुनी है ऑब्जेक्ट की हाइट से, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं बोल दूं इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की 4 टाइम्स है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की 4 टाइम्स है, और इस चीज को अगर आप यहां पुट करोगे तो देखोगे क्या मिलेगा? एच आई की जगह लिख दो 4 इंटू एच ओ, तो ये एच ओ से एच ओ कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब जितने गुना इमेज की हाइट होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, बिंब से प्रतिबिंब जितने गुना बड़ा होगा वो ही मैग्निफिकेशन होता है। मैं बोल रहा हूं अगर इमेज की हाइट 4 गुना है ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन 4 आ रहा है। समझो बात को, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है और इमेज की हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो तुम बताओ इमेज की हाइट कितने गुना है ऑब्जेक्ट से? 4 गुना, तो मैग्निफिकेशन 4 आ गया। तो मैग्निफिकेशन 4। क्लियर है साहिल? इतना ही केस है, बड़ा केस ही नहीं है यार। अगर इमेज की हाइट, बस क्लियर, इमेज की हाइट 4 गुना है। अब बार बार पूछ रहे हो मैग्निफिकेशन, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। देखो इमेज की हाइट 20, ऑब्जेक्ट की हाइट 5, तो मैं आपसे पूछूं इमेज की हाइट कितने गुना है ऑब्जेक्ट से? आप बोलोगे 4 गुना, 4 टाइम्स। तो बस मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 4। बस यही चीज तो यहाँ रख दो, 20 रखो यहाँ पे, 5 रखो, कितना आएगा? 4 ही आएगा बस। और प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखो। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इमेज बन रही है, इमेज बन रही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव तो इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। निगेटिव कब आएगा? एचओ तो हमेशा पॉजिटिव है, एचओ तो क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। निगेटिव तब आएगा जब एच आई निगेटिव होगा। जब एच आई निगेटिव होगा तब मैग्निफिकेशन क्या आएगा? तब मैग्निफिकेशन निगेटिव आने वाला है, आने वाला है ना। तो एच आई निगेटिव का मतलब इमेज क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर एच आई भी पॉजिटिव तो ये तो पॉजिटिव है ही पहले से, तो दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो भी पॉजिटिव ही होगा, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। और एच आई पॉजिटिव मतलब इमेज सीधी है, एच आई निगेटिव मतलब इमेज उल्टी है। बस इतना ही केस है यार। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज उल्टी है। तो यार रियल एंड इन्वर्टेड है मतलब मैग्निफिकेशन, नो डाउट मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो ये कहीं इंफिनिटी पे जाकर एक दूसरे को काटेगी। जहां भी काटेगी तो इमेज तो नीचे की तरफ बनेगी ना, इमेज नीचे की तरफ बनेगी, तो मतलब इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है मैग्निफिकेशन। तो यहां अगर आप देखो, यहां अगर आप गौर से देखो, यहां अगर देखो आप, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है
मैग्निफिकेशन होता है एच आई अपॉन एच ओ, मैग्निफिकेशन होता है। और हम कह रहे हैं कि भाई एच आई, यहाँ पर इमेज की हाइट बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू एच ओ, तो नॉर्मल सी बात है बेटा, मैग्निफिकेशन बहुत बड़ा होगा 1 से, मैग्निफिकेशन 1 से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और होगा क्या मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। अब तक आपको मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही मिला इस केस में, है ना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही मिला आपको सभी केस के अंदर, कंकेव के केस, ठीक है। अब देखो आगे, अब एक लास्ट केस डिस्कस करेंगे जो सबसे अलग है, जितने भी कनकेव के केस देखे उन सबसे अलग आएगी प्रॉपर्टीज। ये लास्ट केस थोड़ा याद रखना, ये भी देखना थोड़ा सा। अगला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी पोल, ठीक है। जब फोकस पॉइंट और ध्रुव के बीच हो, पोल के बीच हो ऑब्जेक्ट, तब इमेज कहां बनेगी, तब देखो गौर से। और देखो भाई, अगर मैं यहां पर एक मिरर को बना दूं, यहां कहीं मैं एफ पॉइंट लूं और यहां कहीं मैं सी पॉइंट लूं और यहां कहीं पोल लूं, ठीक है। इस बार इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, इस बार इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। और देखना एक चीज ध्यान रखना, जब हम पोजीशन बताते हैं ना, पोजीशन एट इंफिनिटी, तो हम ये भी बता सकते हैं कि भाई इमेज कहाँ बन रही है, सामने बन रही है कि पीछे बन रही है। तो आप साथ साथ में लिख भी सकते हो हर बार कि भाई, बता सकते हो कि भाई बिहाइंड द मिरर या इन फ्रंट ऑफ मिरर, दर्पण के पीछे या दर्पण के सामने, ये चीज भी आप साथ साथ बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें पता तो चल ही रहा है कि इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है, आगे बन रही है, मिरर के सामने बन रही है तो कह दो इन फ्रंट ऑफ मिरर एट इंफिनिटी, मिरर के पीछे बन रही है तो बिहाइंड द मिरर, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो ये केस देखो आप, अब अगर ये केस हम लेते हैं, मान लो ये हमारे पास मिरर है, इसकी इस तरफ पॉलिश कर रखी है, ये इसका एपर्चर है एम डैश। अब जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और पी के कहीं बीच में, हमने कहीं बीच में लिया ऑब्जेक्ट को, ए ए बी, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अब देखो एक रे मैं यूज कर लेता हूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बट आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से पास हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के पास हो जाएगी, हो गई पास, ठीक है। और एक रे मैं यूज कर लेता हूं ऐसी, कोई भी रे आप जो मन करे, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है और ए से पास हो रही है और वापस किसी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस पाथ से वो आ रही है, तो ये पीछे की तरफ बढ़ेगी, दिख रही है। अब देखो पीछे की तरफ तो कभी मिलने वाली है नहीं, ये कभी पीछे की तरफ मिलने वाली नहीं है। इनको अगर आप गौर से देखो, इनको आप पीछे बढ़ाओगे कभी बीच, तो कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखो इनके बीच का स्पेस, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ती जा रही है हमेशा। तो आप इनको पीछे यहाँ बढ़ाना शुरू कर दो, बोल गया गलती से पीछे की तरफ, तो बोलो मेरा, मुझे बोलना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे देखो रियल में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। अगर रिफ्लेक्टेड रे को आप आगे बढ़ाओगे, पीछे क्या बोले आप, हम बोल सकते हैं आगे बढ़ाओगे, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रही है किधर, तो रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, तो इसलिए हम रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने पर कभी नहीं काटेगी तो पीछे बढ़ा दें। पीछे बढ़ाने पर क्या हुआ, देखा कि यहाँ कहीं हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, तो यहाँ कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, तो ये देखो कि इस समय हमको इमेज मिल रही है बिहाइंड द मिरर, ए डैश बी डैश, और मैग्निफिकेशन भी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि इमेज की हाइट क्या है, बड़ी है, इमेज की हाइट बड़ी है। तो अब हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कहाँ है भाई, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बिहाइंड द मिरर। जब भी ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा, जब भी ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा तो इमेज मिलेगी बिहाइंड द मिरर। रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बताओ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वास्तविक, आभासी व सीधा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आभासी व सीधा मिला। कैसी है भाई इमेज, इमेज क्या है, बोल भी सकते हो भाई बहुत बड़ी मिली, बड़ी मिली इमेज, क्या मिली, बड़ी। इमेज का आकार कैसा है, बड़ा है, ठीक है, बोल भी सकते हो बड़ी इमेज मिली है या लार्ज है, ठीक है, लार्ज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, और इस बार मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इस बार मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, बिकॉज देखो दोनों ही
ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही कैसे हैं, सीधे हैं, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, एच आई भी पॉजिटिव होगा और एच ओ भी पॉजिटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन क्या आना चाहिए भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर का रेशियो पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो एच मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा इस बार। तो ये इतने केस हमने डिस्कस किए, ये सारे रे डायग्राम से हमने सीखा। अब यहाँ मेन चीज क्या सीखने वाली थी, यहाँ मेन चीज ये सीखने वाली थी स्टूडेंट्स कि कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि कुछ एक एग्जांपल भी ऐसा अगर आ गया जिसमें मिरर डिफाइन नहीं है और सिर्फ मैग्निफिकेशन से उसको पकड़ना है तो जरूरी है ये बात, ठीक है। बच्चे का न्यूमेरिकल एग्जांपल गलत हो जाएगा अगर वो उस बात को नहीं समझा। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है मिरर डिफाइन नहीं किया, मिरर नहीं बताया हमें मिरर कौन सा, बस ये पता है स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो एक बात दिमाग में रखना बच्चों, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 दिया है आप लोगों को तो वो कन्वेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कन्वेक्स का मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होता है। कन्वेक्स का, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होता है। मान लो मिरर डिफाइन नहीं किया, एक क्वेश्चन आ गया, बोला एक मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से दोगुने साइज की है, डबल है। तो हम समझ गए कि भाई वो कन्वेक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि कन्वेक्स कभी भी बड़ी इमेज नहीं देता एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स हमेशा छोटी इमेज देता है ऑब्जेक्ट की तुलना में, समझ रहे हो। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है इसका मतलब 100% वो कनकेव मिरर है। हाँ, अगर 1 से छोटा है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है बच्चों, 1 से अगर छोटा मैग्निफिकेशन है तो वो कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। उसे हम किसी और तरीके से कैच करेंगे, उस क्वेश्चन को अलग तरीके से उस चीज को समझेंगे, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हिंट दिया होगा कि हमें क्लियर हो जाए कि वो कन्वेक्स है कि कनकेव, ठीक है। बस ये बात याद रखना कि कन्वेक्स का मैग्निफिकेशन कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 1 मैग्निफिकेशन दे रखा है तो 100% वो कनकेव मिरर है, 100% वो कनकेव मिरर है। मैग्निफिकेशन 3 दे दिया मैंने बोला मैग्निफिकेशन 3 है तो बस फिक्स हो जाना चाहिए कि कनकेव मिरर है, बस ये फिक्स हो जाना चाहिए कनकेव मिरर है, ठीक है। ओके, एक चीज और दिमाग में रखना, चलो ये बहुत है, बाकी क्वेश्चन आएंगे तो समझाऊंगा। चलो अब हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं बिटवीन आर एंड एफ, फिर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एग्जांपल भी करेंगे, मिरर फार्मूला और आर और एफ के बीच का रिलेशन हम देख लेते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अच्छे अच्छे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के मध्य संबंध, ये हम प्रूव करने वाले हैं बच्चों अभी। अब इससे पहले एक बात और बताऊंगा, देखो पूरी ऑप्टिक्स में एक चीज का दिमाग में रखना, एक चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो ऑप्टिक्स के अंदर ये चीज बहुत बार आएगी, बहुत बार आएगी, तो आप इस चीज को अभी याद रख लो और अभी इसी टॉपिक में आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या है, कोई एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है, थीटा क्या है, थीटा इज एन एंगल, कोई एंगल है, ये एंगल है और ये बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। थीटा एक कोण है और वेरी स्मॉल है और है किसमें, ये इन रेडियन, इन रेडियन, क्योंकि आप जानते हो ना एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा, या बोल सकते हो साइन थीटा बराबर थीटा, बस, या लगभग थीटा, बस, मतलब क्या है। और टेन थीटा लगभग थीटा, टेन थीटा लगभग थीटा मतलब लगभग थीटा मतलब बराबर थीटा। मतलब अगर मैं लिख दूं साइन 0.1 रेडियन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0.1 रेडियन, डिग्री में नहीं बात कर रहे हम, रेडियन में बात कर रहे हैं, रेडियन में।
आपके पास कैलकुलेटर होंगे सबके पास मोबाइल में, आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर मोबाइल में ही आते हैं। अगर मैं बोल दूं साइन 0.1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, ये बहुत छोटा हो गया एंगल, तो इसका आंसर भी बेटा लगभग 0.1 ही आएगा। चाहे वो ये हो सकता है कि जीरो कुछ ऐसा आंसर आ जाए 0.099 आ जाए, तो 0.099 को आप क्या लिख सकते हो, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसके अगले इससे पहले वाले डिजिट को हम एक बढ़ा देते हैं, तो ये 0.1 ही हो गया लगभग। ये आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। देखो मैं आप लोगों को शो करता हूं, अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको एक बात समझाऊंगा। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, और आप कैलकुलेटर देखोगे मेरा। अभी देखो क्या होने वाला है। अब देखो आप समझना इस बात को, अगर एंगल अभी देखोगे आप, अगर एंगल रेडियन में है, देख लेते हैं पहले, रेडियन में ही है ना, हाँ रेडियन में ही है, ठीक है। अब देखो साइन, मैंने लिखा साइन 0.1, इसका आंसर देखो क्या आया। साइन 0.1 का आंसर देखो क्या आ रहा है, साइन 0.1 रेडियन, मैंने एंगल रेडियन में लिया, देखो साइन 0.1 का आंसर क्या आने वाला है। देखो मैंने रेडियन में आंसर लिया, साइन 0.1 का आंसर आ रहा है 0.099। यार बताओ 0.099 का मतलब क्या। देखो 9 को अगर ये डिजिट, हम लोग ये चीज पढ़ते थे ना, हम लोग यहाँ पे राउंडिंग ऑफ में पढ़ते थे, राउंडिंग ऑफ डिजिट में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर शायद सेकंड चैप्टर के अंदर, 11th क्लास के अंदर। अगर ये डिजिट 5 से बड़ी है तो इससे जस्ट पहले वाली डिजिट को एक डेसिमल के बाद बात करते हैं। जब भी बात करते हैं तो ये दिख रहा पॉइंट, पॉइंट के बाद की डिजिट की बात करते हैं। राउंडिंग ऑफ हमेशा हम पॉइंट के बाद की वाली डिजिट की करते हैं। अगर ये डिजिट 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले डिजिट को हम लोग एक बढ़ा देते हैं, एक बढ़ाकर लिखते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं। ये क्या बन गया, 0.1 बन गया। देखो साइन 0 पॉइंट का आंसर क्या आ गया, 0.1 आ गया। ऐसे ही देखो साइन 0.2 का आंसर भी देखो क्या आने वाला है, 0.2। 0.2 का देखो आंसर क्या आ रहा है, साइन 0.2। साइन 0.2 का आंसर देखो क्या है, साइन 0.2। इस समय जो ये एंगल है बच्चों रेडियन में लिया है मैंने, रेडियन में, डिग्री में नहीं लिया। अगर डिग्री में आपसे पूछो तो कितना होगा, सुनो आपको पता है, एक रेडियन लगभग होता है बच्चों 57.3 डिग्री, है ना। तो 0.1 रेडियन कितना होता होगा, 0.1 रेडियन होता होगा बच्चों, 0.1 रेडियन हो जाएगा 5.73 डिग्री, है ना। ऐसे ही 0.2 रेडियन इसका डबल हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। और बाकी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना कोई टफ नहीं है। एक मिनट, स्क्रीन सब अंधेरा हो गया तुम्हारे सामने मेरे हिसाब से, ध्यान देना सभी, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी सी डिस्प्ले टाइम बढ़ा देता हूं, सबको दिखाई तो दे रहा है ना। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। साहिल यादव, साहिल यादव, तुमको दिखाई दे रहा था मैं जो कैलकुलेटर शो कर रहा था तुम्हारे सामने। अरे बताओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हेलो, हेलो, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या, या वॉइस आ रही है। तुम लोगों की वॉइस आना बंद क्यों हो गई मेरे को। हेलो, आप लोगों को मेरी वॉइस, बताओ बच्चों। और जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो स्क्रीन भी आ रही है सामने, ठीक है, स्क्रीन भी आनी चाहिए, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ वो चीज, देखो आप इंपॉर्टेंट चीज है बेटा।
थोड़ा देख लोगे ना तो चीजें अच्छे से क्लियर रहेगी कि हाँ भाई सर ने ये बात अच्छे से बताई थी। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर करने वाला हूं मैं आपके साथ। अब देखो, अगर मैं हाँ, अब सब कुछ शो हो रहा है ना सबको सामने। अब देखो साइन 0.2 की वैल्यू क्या आ गई, साइन 0.2 की वैल्यू आ गई बच्चों 0.8। अब आप देखो, अगर हम इसकी राउंडिंग ऑफ करें तो आप गौर से देखो बच्चों, ये डिजिट फिर 5 से बड़ा है, तो हम इससे पहले वाले डिजिट को एक बढ़ाकर लिख दें तो 0.2 लिख सकते हैं। तो आप देखो साइन 0.2 का आंसर क्या आ गया, 0.2 ही आ गया। ये तभी तक होगा बच्चों जब एंगल बहुत स्मॉल हो, ये तभी तक पॉसिबल है जब एंगल स्मॉल हो। ज्यादा बड़ा एंगल लोगे तो नहीं आएगा। अगर मैं साइन 2 रेडियन की बात करूं देखो तो नहीं आएगा। मैं बोल दूं साइन 1 रेडियन तो कुछ अलग वैल्यू आइए। देखो 1 रेडियन एक बड़ा एंगल हो गया, 1 रेडियन मतलब 57.3 डिग्री, एक बड़ा एंगल है, तो आंसर क्या आ रहा है 0.8। अगर मैं साइन 1 रेडियन की बात करूं तो 0.8 आंसर आ रहा है। अब सेम नहीं आ रहा, अब आंसर सेम नहीं आ रहा। लेकिन अगर एंगल स्मॉल है तो वही आंसर आ जाएगा जो थीटा की प्लेस पे जो लिखा होगा, साइन थीटा, साइन थीटा लगभग थीटा, या बोल सकते हो साइन थीटा बराबर थीटा। बस जो यहां वैल्यू दे रखी होगी, यहां जो वैल्यू दे रखी होगी वही आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चों। देखो अगर मैं लिखता हूं साइन 0.3, देखो मैंने क्या लिखा, साइन 0.3, साइन 0.3। मेरे को बिना देखे, मुझे बिना देखे आंसर लिख देना चाहिए, मुझे कोई कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मुझे कोई कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। जो यहां दे रखा है ना, ये बहुत स्मॉल एंगल हो गया, बस यही इसका आंसर आएगा 0.3। अब देखो जब एंगल बहुत स्मॉल होगा, जब कोण बहुत छोटा होगा, ये देखो कैलकुलेटर पे शो हो रहा है आपके सामने, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.29। अगर मैं इसकी राउंडिंग ऑफ करूं, ये डिजिट 5 से बहुत बड़ा है, 5 से बड़ा है तो बस इसको छोड़ देते हैं और इससे पहले वाले को एक बढ़ा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे, है ना। दिख रही है ना आपको कैलकुलेटर पे वैल्यू। अब देखो ये सिर्फ साइन के साथ नहीं है, ये टेन के साथ भी है। और तुम्हें बताऊं साइन तक कहां तक वैलिड है ये, तुम मुझसे अब किसी भी 30 डिग्री तक वैलिड है बच्चों, ये 30 डिग्री तक। देखो 30 डिग्री तक चलता है ये स्टोरी। देखो मेरी बात सुनो, कोई बच्चा बोलता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, आपको पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं होती। मैं बिना किसी हिसाब किताब के निकाल सकता हूं। देखो कैसे निकाल सकता हूं, 30 डिग्री दे रखा है मुझे, मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दूं। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से इसको मैंने कन्वर्ट किया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आई थिंक। ठीक है, अब देखो ये क्या कटा, 30 से कट गया, 6 पे कट गया, पाई का मान रख दो। पाई का मान क्या होता है 3.14/6। ये 3.14/6 का मतलब क्या है, 3.14/6 को अगर मैं काटूं तो लगभग क्या आने वाला है, लगभग 1/2 आने वाला है, लगभग 1/2 आने वाला है। तो लगभग मैं इसे क्या लिख सकता हूं, साइन 1/2। इसका आंसर क्या आ गया, देखो 1/2 ही आ गया। ठीक है, 30 डिग्री तक काम करता है ये। अभी देखो मैं एक आपको चमत्कार दिखाता हूं। अब तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं तुमसे कहूं कि साइन 12 डिग्री की वैल्यू बताओ। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि साइन 12 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हो, लेकिन निकाल सकते हो। और देखो अगर आप साइन 12 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो तो आप कॉस 12 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो कितना आसान हो रहा है चीजें। कैसे निकाल सकते हैं सर, आपको पता है ना बच्चों कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की, बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी तुम्हारे सामने, हाँ हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है, होने दो। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, साथ साथ मैंने लिखना शुरू कर दिया इस पे। अब देखो, अब देखो किसी ने आपको बोला साइन 12 डिग्री की वैल्यू, मैं साथ साथ लिखे जा रहा हूं और आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है ना। हाँ थोड़ा ये गलती कर दी। देखो मान लो किसी ने बोला साइन 12 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो यार मैं इजीली निकाल सकता हूं।
बोर्ड पे पढ़ा था मिस कर गया मैं। देखो साइन 12 डिग्री की वैल्यू, कोई बोले 12 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो बहुत आसान है निकालना यार, बहुत छोटा एंगल है, बड़ा एंगल नहीं है। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, और अगर मैं साइन 12 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूं तो मैं कॉस 12 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। क्यों निकाल सकता हूं? देखो मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ऐसे में बहुत सारे एंगल्स फाइंड कर सकता हूं अगर एंगल छोटे हैं। कोई बोले साइन 12 डिग्री का मान बताओ, बहुत आसान है मेरे लिए निकालना। कैसे? मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लूं, एंगल छोटा है तो देखो साइन 12 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने किया इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, काट के देखते हैं, 6 से काट लेते हैं, 2 पे, 6 से ये गया 30 पे, ये गया 15 पे, ये आ गया साइन पाई बाय 15, है ना। साइन पाई बाय 15 मतलब लिख सकता हूं पाई को मैं 3.14 अपॉन 15। अब 3.14 अपॉन 15, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। दोबारा स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, क्या आता है देख लो। 3.14 डिवाइड बाय 15, इसका आंसर आया है 0.2093। इसका आंसर क्या आया है बच्चों? 0.2093। तो देखो वापस स्टॉप करता हूं, शेयरिंग को स्टॉप करता हूं। इसका आंसर क्या आया? 0.2093। तो लगभग हम 0.2 मान ले इसको, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? साइन 0.2 का आंसर आने वाला है बच्चों 0.2, लगभग 0.2 ही आने वाला है। अभी देखो हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, कैलकुलेटर से साइन 12 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। हमने साइन 12 डिग्री की वैल्यू निकाली 0.2। देखो कितना आसान बना दिया आप लोगों के लिए मैंने ट्रिगोनोमेट्री को भी। अब देखो मैं कैलकुलेटर से निकालने जा रहा हूं इसी चीज को, कैलकुलेटर से निकालूंगा। देखो इस चीज को देखो, अब मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, डिग्री में साइन 12 डिग्री। देखो साइन 12 डिग्री की वैल्यू क्या आई? 0.2079। देखो वही चीज आ गई सेम 0.2। मैंने क्या लिखा था आंसर इसका? 0.2। देखो आ गया ना आंसर, समझ आई बात? ठीक है। अब देखो, अब देखो सिर्फ साइन के साथ नहीं, ये केस टेन के साथ भी लगता है, ठीक है। दो चीज को ध्यान रखोगे, अगर एंगल रेडियन में है और एंगल बहुत छोटा है, अगर थीटा रेडियन में है और एंगल बहुत छोटा है, तो साइन थीटा बराबर थीटा, बस टेन थीटा बराबर थीटा। मतलब किसी ने बोला साइन 0.3 का मान क्या होगा? अगर रेडियन में एंगल दे रखा है तो 0.3 ही होगा भाई। किसी ने बोला टेन 0.2 का मान क्या होगा भाई? 0.2 ही होगा। बस ये चीज दिमाग में रखना। 10 के साथ भी लगता है, एक बार 10 के साथ भी देख लो, ठीक है। बाकी आपको प्रूफ तो, आपको विश्वास तो हो ही गया भाई, प्रूफ तो आपको मैंने दे ही दिया, ठीक है। आप 10 के साथ भी देख सकते हो, रेडियन में कन्वर्ट किया मैंने, 10 लगाता हूं यहां पे मैं। देखो 10 0.2, देखो 10 0.2 की वैल्यू क्या आई? 10 0.2 की वैल्यू आई 0.2027। तो मेरे को कोई जरूरत थोड़ी है मैं लास्ट के डिजिट में यूज करूं, बस 0.2। तो दो चीजें दिमाग में रखना, जब भी एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा लगभग थीटा, टेन थीटा लगभग थीटा, बस समझ गए बात? अब देखो ये ऑप्टिक्स का, ठीक है, टेन थीटा लगभग थीटा, समझ गए बात ये? तो जब भी एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा लगभग थीटा और टेन थीटा भी लगभग थीटा, बस बराबर या बराबर का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, बराबर थीटा। ठीक है। अब देखो, अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। बहुत आसान है, देखते जाओ। देखो ध्यान देना, एक काम करते हैं, हम लोग एक मिरर बनाते हैं, कोई भी मिरर यूज कर सकते थे हम लोग। चलो मैंने कनकेव यूज कर लिया, मैंने कनकेव यूज कर लिया, थोड़ा छोटा बना लेता हूं यहां पे, ठीक है। अब देखोगे सभी के सभी, अच्छे से समझना इस बात को, ठीक है। ये सी है, ये एफ है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मान लेता हूं कि एक पैरेलल रे मैंने ड्रॉ की। ये पैरेलल रे कहां से निकल जाएगी? ये प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगी, निकल जाएगी। ये सी है ना।
अगर मैं यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखूं, यहाँ पर एक नॉर्मल खींच दूं, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, नॉर्मल एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे अभिलंब, नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा आपको मैंने बताया, चाहे सर्किल हो चाहे स्फीयर हो, उसके सेंटर से आप अगर सर्किल पे एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये हमेशा उस पॉइंट पे, हमेशा उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, हमेशा 90 डिग्री बनता है, आपको पता है, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो आपको पता है इस टेंजेंट स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ही होगा, आपको ये बात पता है ना सबको। तो इस मीर क्या नहीं, लेकिन तुमको तो पढ़ना है बच्चों, बुक में है चाहे नहीं तुम्हें पढ़ना है, तुम ध्यान दो, तुम देखते रहो बस। अब देखो मैं जो बता रहा हूं वो चीज समझो। तो ये एक पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के रे एम एम डैश, ठीक है, और इसको मैं पोल बोल दूं, ये पोल है। मान लो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से निकल जाएगी, फोकल पॉइंट से निकल जाएगी, ये तो सब जानते हो आप। अब आपको पता है अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे जहां पे ये रे कांटेक्ट की, इसको मैं नाम दे देता हूं ई, ई नाम दे दिया मैंने, ठीक है, ई नाम दे दिया। जिस पॉइंट पे ये रे इंसिडेंट हुई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, चलो ओ दे देते हैं, ओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ओ है। तो अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो आप क्या करोगे, सेंटर से मिला दोगे इसको, सेंटर से मिला दोगे इसको, क्योंकि इस पॉइंट, अगर मैं बात करूं इस मिरर की, तो इस मिरर से अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं या स्फीयर ड्रॉ करूं, स्फीयर, तो उसका सेंटर यही है, और तो इसको सेंटर से मिलाओगे तो ये नॉर्मल होगा इस पर। तो नॉर्मल सी बात है कि भाई इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है ना, आई इज इक्वल टू आर होता है। हमको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एक इंसिडेंट रे मिरर पे टकराई और वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई, रिफ्लेक्टेड रे, अगर आप इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हो तो ये एंगल आई इक्वल टू इसके होता है आर, ये एंगल आई इक्वल होता है आर के। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा लूं, थीटा मानूं, तो ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों, नो डाउट, ठीक है। अब देखो, अब गौर से देखो, अगर मैं इस ओ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, और इसको नाम लिख दूं मैं ओ एन, इसको ओ एन बोल दिया मैंने, ओ एन, एक परपेंडिकुलर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। अब देखो बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल थीटा होगा ये, है ना, अल्टरनेट एंगल। दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा काट रही है, दो समांतर रेखाओं को, जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है ना, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो अगर आप इस इतने एंगल को देखो बच्चों, ये एंगल थीटा है, थीटा, तो ये कितना हो गया, ये भी थीटा हो गया, ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। और अगर आप इस पूरे एंगल को देखो, देखो पूरा एंगल देखो, देखो कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, ये पूरा एंगल अगर आप देखो, ये पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस थीटा। अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है बच्चों, देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 2 थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा। सबको समझ आ गई बात, अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। देखो समझ आ रहा है अच्छे से, ये बात समझ आई सबको, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो, अगर ये इस नॉर्मल को देखो गौर से, इस नॉर्मल को देखो, इस नॉर्मल को देखो, ये देख जो खींचा हुआ मैंने, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा होगा। और अगर इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा है, तो 100% ये एंगल भी 2 थीटा होगा। समझ आ गई बात, 2 थीटा होगा। अब बस इतना ही समझना है, अब तो बहुत आसान है, अब सब कुछ बहुत आसान है। अब सुनो, अब गौर से यहां ध्यान देना, मैं यहां से लेके इस डिस्टेंस को यहां तक, ये यहां से लेके इस डिस्टेंस को यहां तक हम लोग आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और यहां से लेके इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं, एफ और पी के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं हम लोग। अब देखो डायग्राम शो हो रहा है अच्छे से तुम्हारी स्क्रीन पे, डायग्राम दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान दो, अब देखो,
अब देखो यहां से देखो, जो सीपी की डिस्टेंस है, सीपी की डिस्टेंस, सीपी किसके बराबर है? आर के बराबर है, आर के बराबर। और अगर आप गौर से देखो ना बच्चों, तो ये एन और पी बहुत क्लोज होंगे, एन और पी बहुत क्लोज होंगे। ऐसा क्यों होगा? देखो बच्चों, देखो मेरी बात सुनना, अपर्चर बहुत छोटा है और फोकल लेंथ बहुत बड़ी है। अगर मैं यहां से देखो, अपर्चर बहुत छोटा है, मैंने बनाने को इतना बड़ा मिरर बना रखा है, इतना बड़ा मिरर बना रखा है, लेकिन वैसे मिरर है कैसा? बहुत छोटा, और फोकल लेंथ बहुत बड़ी है। कहीं यहां फोकल पॉइंट है, एफ प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है। अगर यहां से बात करूं तो यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। अगर अपर्चर बहुत छोटा है ना बच्चों, बहुत छोटा है, तो अगर कहीं किसी पॉइंट पे रे आके इंसिडेंट हो रही है, मान लो यहां रे इंसिडेंट हो रही है, और यहां से आप इस एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, मान लो एन और ये पी, तो ये एन और पी बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। एन और पी इतने क्लोज है कि जितनी डिस्टेंस आपके लिए एफ पी है ना, उतनी ही एफ एन होगी। चाहे मान लो यहां सी लिखा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो गई? आर के बराबर। तो सीएन भी लगभग बराबर है सीपी के, बिकॉज ऑफ एन एंड पी आर वेरी क्लोज, आर वेरी क्लोज एक दूसरे के, लगभग लगभग सीएन और सीपी बराबर ही है। ये सीएन या सीपी लगभग बराबर मान सकते हैं हम, सीएन या सीपी को, क्योंकि एन और पी बहुत क्लोज है एक दूसरे के, बहुत क्लोज है। समझ रहे हो? ये मिरर तो बड़ा बनाया मैंने यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा दूर दिखता है, लेकिन अगर अपर्चर छोटा सा बनाऊं तो आपको बहुत क्लोज दिखेंगे ये। तो जो सीएन है वो लगभग बराबर ही है सीपी के, और सीपी किसके बराबर है? आर के। हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ एन एंड पी आर, एन एंड पी आर वेरी क्लोज, बहुत पास पास है एक दूसरे के, बहुत पास है। ठीक है, अब देखो सीएन हमारे लिए आर है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एफ पी, एफ पी की वैल्यू किसके बराबर है? फोकल लेंथ के, है ना? एफ पी की वैल्यू किसके बराबर है? फोकल लेंथ की। ये पूरा ब्रैकेट दोनों के लिए यूज कर लूंगा मैं, दोनों के लिए यूज कर लूंगा ये रीजन। ठीक है, अब देखो जितना एफ पी है ना, उतना ही एफ एन है। एफ एन और एफ पी लगभग बराबर ही हैं बच्चों, क्योंकि एन और पी बहुत पास है एक दूसरे के। तो हम ये मान सकते हैं कि एन और पी जब एक दूसरे के पास हैं बहुत, तो जितनी डिस्टेंस एफ एन की होगी उतनी ही एफ पी की होगी, जितना एफ एन होगा उतना ही एफ पी होगा। ठीक है, चलो एक तो ये चीज की समझनी है। अब देखो, अब बहुत इजी हो गया सब कुछ। अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी एन ओ, इन ट्रायंगल सी एन ओ, ट्रायंगल सी एन ओ देखो, सी एन ओ, सी एन ओ, ट्रायंगल सी एन ओ को देखो आप गौर से। ट्रायंगल सी एन ओ के अंदर अगर मैं यूज करूं टेन थीटा, तो बताओ टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा परपेंडी अपॉन बेस। देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो गौर से देखो, ये सी है, ये एन है, ये ओ है, और ये जो एंगल है थीटा है। तो यहां टेन थीटा क्या होगा? परपेंडी अपॉन बेस, लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बच्चों? ओ एन, परपेंडिकुलर कितना है? ओ एन, और बेस कितना है भाई? सी एन। बेस कितना है? सी एन। तो यहां से आप ओ एन इज ओ एन अपॉन सी एन, अगर आप गौर से देखो तो ओ एन की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन सी एन की वैल्यू पता है। सी एन लगभग किसके बराबर है? आर के बराबर है ना? अब देखो, बिकॉज ऑफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है बच्चों, बहुत छोटा है, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा लगभग थीटा। तो इस टेन थीटा की जगह आप लिख सकते हो सिर्फ थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई ओ एन अपॉन आर। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, अब मैं यहां थोड़ा यहां लिखना शुरू करता हूं, इन ट्रायंगल, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं एफ एन ओ, इन ट्रायंगल एफ एन ओ। अब ये वाला ट्रायंगल लिया एफ एन ओ, इस ट्रायंगल को बना के दिखा दूं आपको थोड़ा सा, कुछ ऐसा है। ये एफ पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, और ये एंगल कितना है? टू थीटा। ये एंगल कितना है? टू थीटा। तो यहां से टेन टू थीटा कितना हो जाएगा भाई? यहां से टेन टू थीटा हो जाएगा बच्चों परपेंडी अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ओ एन अपॉन एफ एन, ओ एन अपॉन एफ एन। अब देखो, ओ एन की वैल्यू तो नहीं पता, बट एफ एन तो पता है हमको। ओ एन अपॉन एफ एन की वैल्यू लगभग किसके बराबर है? फोकल लेंथ के। ठीक है, अब हमको यहां भी पता है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है। तो हम लिख सकते हैं टेन टू थीटा, या पूरा लिखो टू थीटा। ये टू थीटा वेरी स्मॉल है, टू थीटा इज वेरी स्मॉल,
बिल्कुल छोटा एंगल है, बिल्कुल सच में छोटा है, मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा मैं, छोटा एंगल है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर छोटा क्यों है? देखो छोटा ही होगा ना यार, सोच के देखो, सोच के देखो, एक मिरर है मेरे पास, छोटा सा मिरर है, एपर्चर बहुत छोटा सा है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एंगल बहुत छोटे बनने वाले हैं बच्चों। मैं एक एक बार बता देता हूं आप लोगों को, बच्चे सोचेंगे भाई अपनी मर्जी से छोटा क्यों मान लिया, छोटा है या नहीं है? ये देखो आप, अब देखो मान लो ये जितने भी केस पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसे मिरर के लिए पढ़ रहे हैं जिनके एपर्चर बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू फोकल लेंथ। मान लो ये फोकल पॉइंट है, अब देखो यहां से देखो कोई रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, और यहां से अगर आप इस पॉइंट को मिलाते हो तो यार ये एंगल बहुत छोटा बना, ये एंगल छोटा ही है, एंगल बहुत छोटा है क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा है और फोकल लेंथ बहुत बड़ी है बच्चों, तो एंगल छोटा ही बनेगा। गौर से देख के देखो ये एंगल कितना छोटा बनेगा, अगर मेरे पास स्केल नहीं तो आपको अच्छे समझाता मैं। ये देखो फोकल पॉइंट, ये कितना छोटा एंगल बन रहा है, कितना छोटा एंगल है यार, एंगल छोटा ही है, इसीलिए। समझ आ गई बात? समझ आई बात? जल्दी बताओ। हाँ, एंगल बहुत छोटे हैं, ठीक है, एंगल बहुत छोटे हैं। अब देखो 2 थीटा इज वेरी स्मॉल, सो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, लगभग 2 थीटा, तो आप tan 2 थीटा की जगह लिख सकते हो 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू ओ एन अपॉन एफ। अब देखो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और टू का यूज करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का मैं यूज करने जा रहा हूं। अब मैं थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा 2, थीटा की जगह वहां से थीटा की वैल्यू पुट कर दो ओ एन अपॉन आर, और यहां क्या है ओ एन अपॉन एफ। देखो ओ एन से ओ एन कट गया, यहां क्या बच गया, यहां बच गया, अब यहां से लिखना शुरू करता हूं मैं, यहां बच गया बच्चों 2/r इज इक्वल टू 1/f। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू आ गया 2f, ठीक है, r इज इक्वल टू 2f, या मैं बोल सकता हूं f इज इक्वल टू r बाय 2। ये रिलेशन प्रूव हो गया यहां से फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का। समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया? कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो जल्दी से। देखो लास्ट में क्यों, एक बार शुरू से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा ध्यान दो। देखो पैरेलल रे आई, वो कहां से निकल जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर से मिला दूं तो इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा, ये इस पे नॉर्मल होगा। अगर ये इस पे नॉर्मल होगा तो हम लोग जानते हैं भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, अगर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दें हम यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, आई बराबर होता है आर के। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल खींचना चाहूं तो नॉर्मल कहां खींचोगे, सेंटर की तरफ खींचोगे, सेंटर से मिला दोगे। ये चीजें बता चुका हूं मैं कि किसी सर्किल के सेंटर से अगर मिलाया, सेंटर से सर्किल के सेंटर को सर्किल से मिलाया जाए तो सर्किल के जिस पॉइंट पे वो लाइन टच करेगी वो परपेंडिकुलर होगी उस पॉइंट पे। बता चुका हूं मैं कई बार कि यार एक सर्किल है उसके सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो उस पॉइंट पे वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो 100% ये वाला एंगल आई हो गया, ये वाला एंगल आर हो गया, और आई बराबर आर होता है, आई बराबर आर होता है तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, है ना। एक एक मिनट बच्चों, एक मिनट, बीच में व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही है, बीच में कौन कर रहा है? ध्यान देना। देखो अगर ये एंगल थीटा तो फिर ये भी थीटा, समझ में आती है ना इतनी बात सबको, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखो यार ये ऊपर वाला एंगल थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये रे और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल, ये थीटा तो ये भी थीटा। ये पूरा एंगल कितना, 2 थीटा, ये पूरा एंगल 2 थीटा तो ये भी कितना, ये कितना आएगा एंगल 2 थीटा, अल्टरनेट एंगल। ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये भी कितना 2 थीटा, है ना। ये बात समझ आती है सबको अच्छे से? अब देखो ये बात समझ आती है सबको, बोलो हाँ या ना। अब देखो,
हाँ ओके, नहीं आ रही बात समझ तो बड़ा बना के दिखाऊं क्या डायग्राम? ठीक ठीक है, तो ओ से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, या सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, या इस ओ से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एन। अब ये एन और पी इतने क्लोज हैं बच्चों, इतने क्लोज हैं कि जितना एफ पी होगा उतना ही एफ एन मान सकते हैं। जितना सीपी होगा, सीपी का मान क्या होता है आर, जितना सीपी होगा उतना ही सीएन को मान सकते हैं। तो हम कह रहे हैं सीएन सीपी के लगभग बराबर होगा और एफ एन बराबर होगा लगभग एफ पी के। एफ बिकॉज ऑफ एन एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत एक दूसरे के बहुत पास है, या आर वेरी नियर, आर वेरी नियर बोल सकते हो, आर वेरी नियर या आर वेरी क्लोज एक ही बात है, ठीक है, वेरी नियर एक दूसरे के। अब इन ट्राइंगल सीएनओ, ये ट्राइंगल लिया सीएनओ, इन ट्राइंगल सीएनओ टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये रहा थीटा, इसके लिए परपेंडी कौन हो गया ओ एन, आधार क्या हो गया बेस क्या हो गया सीपी, परपेंडी अपॉन बेस होता है ना टेन थीटा, ये तो सब जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ लिया था हमने, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हुआ ओ एन, आधार कितना हुआ सी एन, तो टेन थीटा हो गया ओ एन अपॉन सी एन, ओ एन का मान हमें पता नहीं है, सी एन का मान पता है हमको आर, सी एन की जगह हमने आर रख दिया। अब हम जानते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है क्योंकि अपर्चर बहुत छोटे छोटे हैं बच्चों, और सी और एफ बहुत दूर दूर है, तो जो ये एंगल्स बनेंगे बहुत छोटे एंगल बनेंगे, मैंने समझाया अभी थोड़ी देर पहले। तो थीटा अगर बहुत छोटा है तो टेन थीटा लगभग थीटा होगा, तो टेन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया थीटा, टेन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया थीटा लिख दिया, लिख दिया टेन थीटा की जगह मैंने थीटा लिख दिया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई ओ एन अपॉन आर, क्योंकि देखो टेन थीटा कितना आया था ओ एन अपॉन आर, तो थीटा क्या हो गया ओ एन अपॉन आर, ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई मेरी। अब मैंने ट्रायंगल उठाया एफ एन ओ, ये वाला ट्रायंगल एफ एन ओ, ये वाला ट्रायंगल उठाया मैंने एफ एन ओ, यहां देखो एंगल क्या है टू थीटा, तो टेन टू थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब कितना ओ एन, बेस कितना एफ एन, ठीक है, तो ओ एन की वैल्यू पता नहीं, बट एफ एन किसके बराबर है लगभग, एफ एन लगभग एफ के बराबर है, एफ एन लगभग एफ के बराबर है, तो टेन टू थीटा की वैल्यू आ गई ओ एन अपॉन एफ। इसने डिस्टर्ब कर लिया है बुरी तरीके से, अब ध्यान देना। अब देखो टेन टू थीटा क्या आ गया ओ एन अपॉन एफ, ओ एन अपॉन एफ, क्योंकि ओ एन अपॉन एफ एन आया, एफ एन की वैल्यू लगभग एफ के बराबर है। अब हम जानते हैं भाई एंगल बहुत छोटे बन रहे हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए, एंगल बहुत छोटे हैं यार, अपर्चर बहुत छोटे छोटे हैं, और एफ और सी बहुत दूर दूर हैं, तो एंगल बहुत छोटे बनेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे एंगल बनने वाले हैं बच्चों, ठीक है। मैं भी दोबारा समझाता हूं एंगल छोटा क्यों है। तो टू थीटा इज वेरी स्मॉल, सो टेन टू थीटा लगभग टू थीटा, टेन टू थीटा लगभग टू थीटा, जो वैल्यू यहां होगी वही आ जाएगी इधर, मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले। तो टू थीटा का मान क्या आ गया, टेन टू थीटा की वैल्यू किसके बराबर थी, इसके बराबर, तो जो टेन टू थीटा होगा वही टू थीटा होगा, तो टू थीटा इज इक्वल टू आ गया ओ एन अपॉन एफ, ओ एन अपॉन एफ ही है ना टेन टू थीटा की वैल्यू, और टेन टू थीटा लगभग बराबर है टू थीटा के, तो टेन टू थीटा की जगह लिख सकता हूं मैं टू थीटा, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं सिर्फ टू थीटा, टू थीटा इज इक्वल टू आ गया ओ एन अपॉन एफ। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या किया, देखो थीटा की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी, थीटा की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू कितनी आई ओ एन अपॉन आर, तो थीटा की जगह मैंने रख दिया ओ एन अपॉन आर, तो ओ एन से ओ एन कट गया, यहां क्या मिला हमको टू अपॉन आर, यहां मिला टू अपॉन आर, यहां मिला वन अपॉन एफ, यहां मिला वन अपॉन एफ। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू टू एफ, या टू को अपॉन में भेज दोगे तो एफ इज इक्वल टू आर बाय टू। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, सबको बात समझ आ गई, ठीक है। तो इस एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं और एक छोटी सी बात करूंगा आपके साथ, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, काफी हो गया मुझे पता है, हाँ कुछ कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ 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 मुझे पता है बहुत है, मुझे पता है बहुत है, एक मिनट आप रुकना बस अभी। अब देखो ध्यान देना, मैं कुछ नहीं बता रहा, थोड़ा सा बता रहा हूं, थोड़ा सा चीज बता रहा हूं, देखो बच्चों, जो अपर्चर है ना वो बहुत छोटे हैं, और यहां कहीं एफ पॉइंट है, और यहां कहीं सी पॉइंट है, बहुत दूर है,
और अगर आप देखो गौर से, अगर आप इसको यहां से मिलाते हो, ठीक है, तो आप देखो ये एंगल कितना छोटा है, इसलिए इसलिए सारी बातें चल रही है, एंगल बहुत छोटे हैं। और सी से अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो और भी छोटा एंगल बनेगा, सी से लाइन ड्रॉ करोगे तो और भी छोटा एंगल बनेगा। समझ गए बात? बस इतना ही बताना था, बहुत है आज के लिए, ठीक है। ओके, कल हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। हाँ पूछ भाई। हाँ ये डेरिवेशन करना है पूरा। वो साइन थीटा, वो नहीं बताना आपको, साइन थीटा लगभग थीटा होता है, वो सारी बातें जो मैंने पहले बताई समझाने के लिए, वो नहीं बतानी है आपको। आपको डायरेक्ट सीधा डेरिवेशन करना ही है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, इस स्क्रीनशॉट को डायरेक्ट बस इसी को लिख देना एज इट इज, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कल हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम करेंगे खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय। अब वही मिरर इक्वेशन को मिरर फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग। कल सॉन्ग सुनाना है क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं, कल अपने एंजॉय करेंगे, चलो ठीक है। कल नहीं पढ़ेंगे कल, लेकिन लेकिन एक चीज और है, हम उसी को रखेंगे ग्रुप में। कल हमारी 40 मिनट की क्लास होती है ना, हम कल उसी को रखेंगे, उसको यहां से हटा देंगे क्लास में से। तुम भी एक एक सॉन्ग तैयार करके आना, तुमसे भी एक एक गाना सुनूंगा सबसे, ठीक है। नहीं इतना रिलीज मत करो, ट्रेलर रिलीज मत करो यार, ट्रेलर की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, गुड बाय।